हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो नए सेक्शंस जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेट्स सी। इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू सेक्शंस वाया नोटिफिकेशन नंबर 9/2022। नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 कब आई है? 5 जुलाई 2022 को। 5 जुलाई 2022 को हमारे पास 9 से लेके 14 तक नोटिफिकेशंस आई हैं, जिसमें से जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है उसके अंदर दो नए सेक्शंस जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, डाटा सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111। तो इस वीडियो के अंदर हम नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो दो नए सेक्शंस की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी की नोटिफिकेशंस जो है उनको कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन 110, तो सेक्शन 110 जो है वो किसके साथ रिलेट करते हैं? हमारा जो सेक्शन है 49 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और जो सेक्शन 111 है वो रिलेट करता है सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो सेक्शन 49 है उसका एक सब सेक्शन 10 जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और जो सेक्शन 50 है उसका सब सेक्शन 3 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम इसके बाद समझते हैं कि ये सेक्शंस क्या कहते क्या है और ये कब से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। अमेंडेड सेक्शन 4910 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट read as under। जो अभी हमने बात की कि 49 सेक्शन 49 का एक सब सेक्शन 10 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो क्या पढ़ते हैं? A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for IGST, CGST, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस के लिए, या फिर IGST और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act। क्या मीनिंग है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पोर्टल के ऊपर टैक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जीएसटी का वहां पे अमाउंट जो है आपके पास वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस करा है। तो उस बैलेंस से जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी टैक्स की पेमेंट कर सकता है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है, जीएसटी की पेनल्टी या कोई फीस वहां से पे कर सकता है। अगर उसने अपनी सारी लायबिलिटी क्लियर कर दी, क्लियर करने के बाद अगर रजिस्टर्ड पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कोई बैलेंस पड़ा है, तो इस सेक्शन के थ्रू वो क्या कर सकता है, उस बैलेंस को किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी, दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो जब उसने ट्रांसफर कर दिया तो उसको उसका रिफंड कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से पैसा निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दिया, सो दैट मीन्स उस पर्सन ने उस अमाउंट का रिफंड ले लिया, उतने अमाउंट का। और इसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसका बैलेंस अगर वो दूसरे डिस्टिंक्ट एंटिटी को ट्रांसफर करता है, तो उसकी कंडीशन ये है कि उसकी अपनी सारी की सारी लायबिलिटी है जो पे ऑफ होनी चाहिए। तो उन्होंने कंडीशन क्या दे दी? प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लोज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर कोई अनपेड लायबिलिटी है तो वो आपको अमाउंट ट्रांसफर करने नहीं देगा। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से अपना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई और किसी भी तरह की लिवाई है तो वो पे करनी है। देन उसके बाद अगर उसके पास सरप्लस बैलेंस है तो वो डिस्टिंक्ट एंटिटी के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। Section 4910 of the CGST Act is amended to allow transfer of amount available in electronic cash ledger under the CGST Act of a registered person to the electronic cash ledger under the CGST Act or the IGST Act। सेम वे में उन्होंने वही बोला है, of a distinct person।
ये 4910 आपको अलो करेगा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस है तो डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसे ट्रांसफर करने के लिए उसने अलो कर दिया। और प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि ट्रांसफर करने से पहले आपको अपनी लायबिलिटी सारी पे ऑफ करनी है, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने फॉर्म जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 09। जीएसटी पीएमटी 09 के थ्रू उन्होंने फॉर्म बता दिया कि इस फॉर्म के थ्रू आप जो पैसा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, अमाउंट जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म है उसको भी रिवाइज कर दिया है। नेक्स्ट, अब हम सेकंड जो सेक्शन के अंदर चेंजेस आई है वो कौन सी है, जो नया सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, सबसेक्शन 3। किसके साथ, कौन से सेक्शन के साथ, 50 सेक्शन के साथ। तो 50 सबसेक्शन 3 उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक्चुअली बात तो उसके लिए पहले चल रही थी, काफी देर से चल रही थी, कई सारे इसके पहले भी केसेस भी हुए, लिटिगेशंस भी लगे हैं, बट इस बार उन्होंने इस चीज को, इस सेक्शन को नोटिफाई कर दिया। Interest on delayed payment of tax. Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized. ध्यान से पढ़ना, availed and utilized. The registered person shall pay the interest on such ITC wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24%. रेट क्या रहेगा आपका, 24%, as may be notified by the government on the recommendations of the council, and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed. पहले उन्होंने यहाँ पे क्या क्लियर कर दिया कि अगर आपने आईटीसी, सबसे पहले आप क्या करते हो, अवेल करते हो। अगर आपने आईटीसी कोई रॉन्गली अवेल कर लिया, ठीक है, बाद में आपको पता चला कि इस आइटम के ऊपर आईटीसी तो मिलना नहीं था आपको, या फिर डिपार्टमेंट से कोई असेसमेंट हुई, वहां से आपको पता लगा कि इस आइटम के ऊपर तो आपको आईटीसी मिलना ही नहीं था, लेकिन आप अवेल करके बैठे हुए। अब इसके अंदर दो चीजें, एक तो है आपने आईटीसी सिर्फ अवेल किया है, और एक है आपने आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज भी कर लिया। अगर तो आपने आईटीसी सिर्फ अवेल किया है तो उसके ऊपर क्लियर कट आ गया कि आपको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज कर लिया, तो जितना आपने आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज किया तो उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 24%। तो ये उन्होंने इस बार नोटिफाई कर दिया है। तो इसके लिए आप सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 का रेफरेंस लेते हुए, अगर आपने कोई भी आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है तो कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज कर लिया है तो सिर्फ उतने अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स जो है, इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 24%, ठीक है। तो इसके लिए जो मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, अब जो मैनर है, हमने ये तो बोल दिया 24% कैलकुलेट करना है उतने अमाउंट के लिए, तो उसको भी इन्होंने क्लियर किया है। ये उन्होंने पार्ट कहाँ से, ये जो मैंने 7 नंबर पॉइंट लिखा है ये नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर है। जब हम नोटिफिकेशन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, रूल 88A के बाद 88B को इंसर्ट कर दिया, जहां पे उन्होंने दे दिया मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 53। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2 and 3 तीनों के लिए उन्होंने वहां पे मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स दे दिया। तो इसके अंदर हमने यही दो मेन सेक्शंस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसी को डिस्कस किया है। फर्स्ट सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन है वो है 49 सबसेक्शन 10। वो क्या कहते हैं कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर बैलेंस बढ़ा हुआ है, आपने सारी टैक्स की लायबिलिटी पे कर दिया, और अगर आपका बैलेंस है तो आप उसको डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने अपनी सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो पे कर दी हो। एंड जो नया सेक्शन जो 50 सब सेक्शन 3 इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने आईटीसी अवेल करके रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज किया है तभी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की नीड है। अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल किया और उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके उसको यूटिलाइज किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है एट द रेट ऑफ 24% जो है वो पे करनी है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan CS Ansar. Thank you.